तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 190 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर से देख लेना। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि शाओ यान ने सी हार्ट फ्लेम को अपनी फ्लेम मंत्रा से रिफाइन करने के बाद हॉल ऑफ सोल से लाइव हुई सोल लाइट क्लस्टर, जो कि सोल एसेंस थी, उसे अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। सोल लाइट क्लस्टर धीरे धीरे फ्लक्चुएट कर रहा था। उसके अंदर से वेव के बाद वेव क्लियर और प्योर सोल वॉइसेस निकल रही थी और उसी के साथ एक बेहद प्योर सोल एसेंस लगातार शाओ यान की सोल में पोर हो रही थी। जैसे जैसे ये एनर्जी उसकी सोल में समा रही थी, शाओ यान की सोल जिस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक इंटॉक्सिकेटेड एक्सप्रेशन उभरने लगा। उसकी सोल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी वार्म लाइट में पूरी तरह डूबी हुई हो। वो फीलिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कोई बेबी वूम के अंदर पूरी तरह सुरक्षित और शांत पड़ा हो। उसी समय उसकी सोल की सरफेस पर लेयर आफ्टर लेयर फेंट और मिस्टीरियस क्रिस्टल्स क्वाइटली अपीयर होने लगे। एक नजर में देखने पर उसकी सोल अब किसी असली इंसान जैसी लग रही थी, जिससे उसकी सोल और भी ज्यादा मिस्टीरियस और प्रोफाउंड दिखाई देने लगी। सोल लाइट क्लस्टर के अंदर एक बेहद टेरिफाइंग सोल एसेंस स्ट्रेंथ छुपी हुई थी। ये एसेंस स्ट्रेंथ हॉल ऑफ सोल्स द्वारा एक्सट्रैक्ट की गई 10 लाख सोल से बनी थी। इतनी वास्ट और माइटी सोल एसेंस के सामने यहाँ तक कि शाओ यान को भी खुद को बेहद छोटा और इनसिग्निफिकेंट महसूस होने लगा। जैसे जैसे शाओ यान ने और ज्यादा सोल एसेंस एब्जॉर्ब की, उसके शरीर को सेंटर बनाकर सर्कुलर इनविजिबल रिपल्स फैलने लगी। ये इनविजिबल रिपल्स इतनी पावरफुल थी कि माउंटेन के 10,000 फीट रेडियस के अंदर अचानक सब कुछ पूरी तरह क्वाइट हो गया। पूरे माउंटेन फॉरेस्ट में मौजूद हर लिविंग क्रीचर ने एक ऐसा प्रेशर महसूस किया जो सीधे उनकी सोल से ओरिजिनेट हो रहा था। ये प्रेशर इतना टेरिफाइंग था कि माउंटेन के सबसे फेरोशियस मैजिकल बीस्ट तक जमीन पर लेट गए। वो रोर करना तो दूर, सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शाओ यान की ट्रेनिंग एक्टिविटी बेहद इंटेंस हो चुकी थी। भले ही वो फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसमें ऐसा प्रेशर था जिसे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता था। रिपल फैलते ही ये डिस्टर्बेंस जल्द ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के कई एक्सपर्ट्स ने सेंस कर ली। न्यूमरस फिगर्स तेजी से उस डायरेक्शन में भागे, लेकिन जैसे ही वो माउंटेन से 10,000 फीट की दूरी पर पहुंचे, उन्हें अचानक चक्कर आने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स तो अपने बॉडीज को स्टेबल भी नहीं रख पाए और स्काई से गिरने के साइंस दिखाने लगे। ये देखकर उनके दिलों में शॉक भर गया। वो सब जल्दी जल्दी पीछे हटे और माउंटेन से 10,000 फीट दूर जाने के बाद ही उन्हें थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। सबकी आंखें शॉक से भरी हुई थी जब वो क्लाउड से ढके उस माउंटेन को देख रहे थे। ये फेलो की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाकई टेरिफाइंग लेवल तक पहुंच रही है। याओ लाओ का ग्रुप भी स्काई में अपीयर हुआ। उनकी आंखों में ग्रेविटी साफ झलक रही थी जब उन्होंने उस डिस्टेंट माउंटेन को देखा। यहाँ तक कि वो लोग भी उस काइंड के स्पिरिचुअल प्रेशर को पूरी तरह रेजिस्ट नहीं कर पा रहे थे। डोची और सोल दोनों के मामले में शाओ यान याओ लाओ से बहुत आगे निकल चुका था। परफेक्ट हेवनली स्टेट। स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, एंसेस्टर के अलावा स्मॉल पिल टावर में पिछले 1000 सालों में कोई भी इस स्टेट तक नहीं पहुंचा। इस बार तुमने वाकई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिसाइपल एक्सेप्ट किया है। शाओ यान की अचीवमेंट्स याओ क्लैन की यंगर जनरेशन ही नहीं, यहाँ तक कि कुछ ओल्ड डीमंस को भी शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है। फर्स्ट एल्डर की आंखों में हल्की एनवी झलक रही थी। उसका स्पिरिचुअल स्टेट पिछले 100 सालों से एडवांस्ड हेवनली स्टेट पर ही अटका हुआ था, फिर भी वो परफेक्ट हेवनली स्टेट को छू तक नहीं पाया। इससे साफ पता चलता था कि स्पिरिचुअल स्टेट को एडवांस करना कितना डिफिकल्ट होता है। याओ लाओ हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में छुपी हुई खुशी किसी से छुप नहीं सकती थी। शाओ यान का इस लेवल तक पहुंचना उनकी वाइल्डेस्ट एक्सपेक्टेशन से भी बाहर था। अगर टैलेंट की बात की जाए तो शाओ यान से ज्यादा टैलेंटेड लोग दुनिया में कम नहीं थे, लेकिन शाओ यान ने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप परसिवेरेंस के साथ एक ऐसा लेवल अचीव किया जिसे देखकर वो जीनियसेस भी ऊपर की तरफ देखने को मजबूर हो गए। इस लेवल तक पहुंचना सिर्फ टैलेंट से पॉसिबल नहीं था। इसके लिए लक, परसिवेरेंस और काउंटलेस लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंसेस चाहिए थे। याओ लाओ ने अपने दोनों हाथ पीछे बांधते हुए दूर वेस्टर्न स्काई की तरफ देखा। याओ क्लैन, फ्यूचर में जब टाइम मिलेगा मैं जरूर शाओ यान को लेकर वहां जाऊंगा। मुझे क्लैन से और कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन मुझे ये इंश्योर करना है कि मेरे पेरेंट्स के नाम क्लैन टैबलेट पर कार्व किए जाए। ये प्रॉमिस मैंने उनकी डेथ के समय किया था। उनकी आंखों में एक रेयर सैडनेस झलक आई। उनकी पूरी लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी हुई थी, लेकिन सौभाग्य से सबसे डेसोलेट मोमेंट में हेवेंस ने उन्हें होप दी। बहुत समय पहले वो टैन सिटी के शाओ क्लैन के उस रिमोट माउंटेन में उन्होंने अपनी आखिरी बेट एक टेंडर यूथ पर लगाई थी। पता नहीं इस बार शाओ यान कितने समय तक ट्रेन करेगा। पीछे खड़े फेंग जुन ज़े ने कहा, डेज
काउंट करें तो प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जल्द ही अपीयर होने वाली है, और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हॉल ऑफ सोल्स क्वाइटली मूव करना शुरू कर चुकी है। उनका टारगेट वही फ्लेम है। याओ लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स, वो टाइम पर जाग जाएगा। अभी हमें बस शांति से उसके ब्रेक थ्रू का इंतजार करना है। साथ ही ऑर्डर जारी कर दो कि 10,000 फीट के रेडियस में कोई भी एंटर नहीं करेगा। एक के बाद एक दिन गुजरते गए, लेकिन माउंटेन से फैलने वाली स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन कम होने के बजाय धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग होती गई। एक महीने बाद लगभग पूरा स्टार रेल्म इस रिपल से इफेक्ट हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी सब फ्लाइंग छोड़ने पर मजबूर हो गए। उन्हें जमीन पर दौड़ते हुए पीठ पर पड़ने वाले स्पिरिचुअल प्रेशर को झेलना पड़ा। यहाँ तक कि याओ लाओ का ग्रुप भी इस प्रेशर के सामने हेल्पलेस था। वो बस बेयरली रेजिस्ट कर पा रहे थे, इसलिए दूसरों की हेल्प करना पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अपर एशेलॉन्स ने इसे एक स्पेशल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी मान लिया। सिर्फ चलना भी ट्रेनिंग बन गया। फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसाइपल्स पूरे एक महीने तक इस बिटर स्पिरिचुअल प्रेशर को झेलते रहे। हालांकि शुरुआत में ये अनबेरेबल था, लेकिन धीरे धीरे अकस्टम्ड होने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ हल्की हल्की ग्रो कर रही है। ये डिस्कवरी उनके लिए प्लेजेंट सरप्राइज थी। वो अल्केमिस्ट्स नहीं थे, इसलिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ाने के मौके रेयर थे। अब जब फ्री में इंप्रूवमेंट मिल रही थी तो सब खुश थे। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बहुत हेल्प करती है। बेनिफिट्स महसूस करने के बाद कोई कंप्लेन नहीं कर रहा था। कुछ टैलेंटेड डिसाइपल्स ने इसे एक रेयर चांस मान लिया। उन्होंने स्टार रेल्म छोड़ने के बजाय धीरे धीरे उस माउंटेन की तरफ चलना शुरू किया जहाँ शाओ यान ट्रेन कर रहा था। जो डिसाइपल्स प्रेशर सीक कर रहे थे, उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तेजी से सोर करने लगी। परफेक्ट हेवनली स्टेट का प्रेशर हर कोई एंड्योर नहीं कर सकता था। ट्रेनिंग के दौरान शाओ यान के कंट्रोल में कुछ सोल एसेंस पूरे स्टार रेल्म में स्कैटर हो रही थी। अगर कोई डिसाइपल उसका छोटा सा हिस्सा एब्जॉर्ब कर ले तो वो किसी डिवाइन पिल के बराबर था। पहले बैच के बाद और भी डिसाइपल्स ज्वाइन होने लगे। पूरा स्टार रेल्म फिर से लाइवली हो गया। डजन्स ऑफ डिसाइपल्स एक एक स्टेप लेते हुए माउंटेन की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे कीचड़ में चल रहे हो। हर स्टेप उनकी एनर्जी ड्रेन कर रहा था। थकावट के साथ ट्रेनिंग स्पीड भी बढ़ रही थी। यहाँ तक कि कुछ एल्डर्स भी इस स्पेशल ट्रेनिंग में ज्वाइन हो गए। याओ लाओ का ग्रुप ये सब देखकर स्टन रह गया। न हंस पा रहे थे न रो पा रहे थे। शाओ यान ने इतना बड़ा कमोशन खड़ा कर दिया था, लेकिन ये एक्सपीरियंस डिसाइपल्स के लिए बेहद प्रेशियस था। परफेक्ट हेवनली स्टेट का सोल फील करने के बाद फ्यूचर में उन्हें अननेसेसरी डिटूर्स नहीं लेने पड़ेंगे। लगभग 50 डेज के बाद ये स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर धीरे धीरे खत्म हो गया। स्पिरिचुअल प्रेशर कम होते ही याओ लाओ के ग्रुप के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। वो महसूस कर सकते थे कि माउंटेन के डीप अंदर एक वर्ल्ड लाइक इनविजिबल रिपल गैदर हो रही है। शाओ यान वेकअप होने वाला है। 2 दिन और बीत गए। शाओ यान माउंटेन के टॉप पर बैठा था। उसके सामने एक क्रिस्टन से कवर्ड ह्यूमन फिगर था, बिल्कुल उसी जैसा। पहले जो 5 फुट लार्ज सोल एसेंस था, अब वो सिर्फ आधे हेड के साइज जितना रह गया था। उससे बेहद प्योर सोल एसेंस धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो रही थी। क्रिस्टल शाओ यान स्टैचू की तरह बैठा था। काफी देर बाद उसका बंद मुंह अचानक खुला। एक पावरफुल सक्शन फोर्स निकली और सोल क्लस्टर लाइट बनकर उसके मुंह में घुस गया। सोल लाइट एंटर होते ही क्रिस्टल शाओ यान का बॉडी कांप उठा। डैजलिंग लाइट एक्सप्लोड हुई और एक वर्ल्ड लाइट इनविजिबल रिपल स्टॉर्म की तरह चारों तरफ फैल गई। उसी पल आसमान डार्क क्लाउड से भर गया। बिजली चांदी के सांपों की तरह चमक रही थी और जोरदार थंडर गरजते हुए पूरे स्टार रेल्म में गूंज रहा था। उसी समय पहाड़ की दिशा से एक बेहद जबरदस्त लेकिन इनविजिबल रिपल चुपचाप फैल गया, बिल्कुल किसी तूफान की तरह। ये कितने टेरिफाइंग स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन है। याओ लाओ के पूरे ग्रुप के चेहरे गंभीर हो गए जब उन्होंने आसमान में हो रही इस अजीब फिनोमिनन को देखा, जो उस विशाल और शक्तिशाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से पैदा हुई थी। याओ लाओ की आंखों में साफ शौक झलक रहा था। स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए धीरे धीरे कहा, परफेक्ट हेवनली स्टेट की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ असल में इतनी ज्यादा पावरफुल होती है। अब तो सिर्फ शाओ यान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ही एक 2 स्टार डोज सेंग से सीधे टक्कर ले सकती है। बगल में खड़ी जी यान की आंखों में भी हैरानी दिखी। एंशिएंट वॉइड ड्रैगन का फिजिकल बॉडी तो इनकम्पैरेबली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बेहद वीक मानी जाती थी। यहाँ तक कि जी यान जैसी स्ट्रॉन्ग पर्सन भी इस स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन से थोड़ा हिल गई थी। कहा जाता है कि अगर कोई लेजेंडरी डी स्टेट तक पहुंच जाए तो उसकी सोल पूरी तरह इनडिस्ट्रक्टेबल हो जाती है। भले ही उसकी सोल को फोर्सफुली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, फिर भी उसकी बची हुई सोल सीड धीरे धीरे इकट्ठा होकर उसे दोबारा जन्म लेने का मौका दे देती है। याओ लाओ ने भारी आवाज में कहा, ये परफेक्ट हेवनली स्टेट भले ही डी स्टेट से नीचे हो, लेकिन इसकी ताकत एडवांस्ड हेवनली
स्टेट से बिल्कुल कंपेयर नहीं की जा सकती। जब किसी की सोल परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंच जाती है, स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर हंसते हुए बोले, तो वो सोल फिजिकल बॉडी से अलग नहीं रहती। लड़ाई के समय सोल को बॉडी से अलग किया जा सकता है और वो बॉडी के साथ मिलकर फाइट कर सकती है। इन दोनों का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल अनमैचेबल होता है। उस समय स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। उनकी हंसी में हल्की सी इनवी छुपी हुई थी। परफेक्ट हेवनली स्टेट से पहले सोल थोड़ी वीक होती है। नॉर्मली कोई भी उसे बाहर समन नहीं करता, क्योंकि अगर सोल को चोट लग जाए तो उसका डैमेज बहुत भयानक होता है। लेकिन परफेक्ट हेवनली स्टेट में कदम रखते ही सोल एक अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है और उसकी स्ट्रेंथ एक्चुअल बॉडी से कम नहीं होती। उसकी डिफेंस इतनी स्ट्रांग होती है कि देखने वाला स्पीचलेस रह जाए। जब सोल और बॉडी मिलकर फाइट करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बेहद टेरिफाइंग होता है। परफेक्ट हेवनली स्टेट अभी भी हेवनली स्टेट के अंदर आता है, लेकिन ये एडवांस स्टेट से पूरी तरह अलग है। एक तरह से देखा जाए तो परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंचने के बाद व्यक्ति को एक ऐसा फाइटिंग कंपेनियन मिल जाता है जिसकी कोऑर्डिनेशन अनमैच्ड होती है और इस कंपेनियन की स्ट्रेंथ उसकी अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। थोड़ा सा ऐसा है जैसे 3000 लाइटनिंग इल्यूजरी बॉडी नाम की दो स्किल जो एक अवतार बनाती है, लेकिन उस स्किल से बना अवतार परफेक्ट हेवनली सोल से बने बॉडी के सामने कुछ भी नहीं है। घने बादलों के बीच से इनविजिबल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पानी की लहरों की तरह फैल रही थी। पूरा स्टार रेल्म शाओ यान के दिमाग में रिफ्लेक्ट हो चुका था। इस पल वो स्टार रेल्म में मौजूद हर व्यक्ति के सबसे हल्के इमोशनल फ्लक्चुएशन तक को महसूस कर पा रहा था। सिर्फ इन इमोशंस के जरिए ही शाओ यान कई लोगों के थॉट समझ पा रहा था। ये कंट्रोल का एक अलग ही लेवल था, दूसरों के दिलों में झांकने की क्षमता, और ये सब शाओ यान ने अपनी परफेक्ट हेवनली सोल से हासिल किया था। तो ये है परफेक्ट हेवनली स्टेट। शाओ यान के दिल में एक हल्की सी आवाज गूंजी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि उसका करंट सेल्फ उसके पास्ट सेल्फ से कितना अलग है। अगर पहले की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक ग्रोइंग यूथ जैसी थी, तो अब उसकी सोल एक एक्सपीरियंस्ड वॉरियर जैसी थी, जिसके हाथ में एक शार्प वेपन है। शाओ यान के एक थॉट से ही स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन बाढ़ की तरह फैल गई। एक पल में ये स्टार रेल्म से बाहर निकल गई और लाइटनिंग जैसी स्पीड से फैलने लगी। सिर्फ 1 मिनट के अंदर फॉलिंग स्टार पवेलियन के 500 किलोमीटर रेडियस में जो कुछ भी हो रहा था सब शाओ यान के दिमाग में आ गया, और ये स्पीड कम होने की जगह और बढ़ती जा रही थी। ये इनविजिबल फ्लक्चुएशन अनगिनत एक्सपर्ट्स के ऊपर से गुजरी। कुछ शार्प सेंस एक्सपर्ट्स को सिर्फ एक हल्की सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन बाकी लोग, यहाँ तक कि डोजन पीक तक पहुंच चुके एक्सपर्ट्स भी कुछ भी महसूस नहीं कर पाए, जबकि उन्हें कोई और साइलेंटली मॉनिटर कर रहा था। शाओ यान की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन 500 किलोमीटर से भी आगे बढ़ गई। रास्ते में उसे कुछ स्ट्रॉन्ग सोल्स भी मिली। कुछ सोल्स को घने पहाड़ों की गहराई से उसे ऑब्जर्व कर रही थी। स्पष्ट था उन्होंने उसकी प्रेजेंस नोटिस कर ली थी। सेंट्रल प्लेन्स वाकई हिडन एक्सपर्ट से भरा हुआ था। जब शाओ यान फ्लक्चुएशन वापस लेने ही वाला था, तभी उसे अपनी सोल के डीप अंदर एक जबरदस्त फर्वर महसूस हुआ। उसका माइंड हिला और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन उस डायरेक्शन में लाइटनिंग स्पीड से बढ़ गई। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की स्पीड फिजिकल बॉडी से कहीं ज्यादा तेज थी। कुछ ही पलों में शाओ यान की सोल उस जगह पहुंच गई जहां से वो इंटेंस फीलिंग आ रही थी। वहां चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ थे। हवा में एक डिस्टॉर्टेड स्पेस का एहसास था। उस डिस्टॉर्शन के अंदर से हल्की सी व्हाइट लाइट निकल रही थी। जैसे ही शाओ यान की स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन उस ग्रीन व्हाइट लाइट से टकराई, उसकी सोल के डीप अंदर एक बेहद तेज सियरिंग पेन उठा। ये क्या है? शाओ यान कुछ पल के लिए सुन्न हो गया। उसकी सोल में पहले से ही 5 प्रकार की हेवनली फ्लेम्स मर्ज थी। कोई ऑर्डिनरी हेवनली फ्लेम उसे जरा सी भी गर्मी महसूस नहीं करा सकती थी, तो फिर ये इतना बर्निंग पेन? इसी पल उसके दिमाग में मौजूद वो मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर जो उसे प्योरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम के एंशिएंट मैप से मिला था, जोर जोर से कांपने लगा। और उसी पल शाओ यान को सब समझ आ गया। उसने शॉक से डिस्टॉर्टेड स्पेस की तरफ देखा। ये जगह, यही वो लोकेशन है जहाँ प्योरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम डिसेंड होने वाली है। सिर्फ वही फ्लेम उस लाइट क्लस्टर को रिएक्ट करा सकती थी, और सिर्फ वही फ्लेम शाओ यान को 5 हेवनली फ्लेम्स की प्रोटेक्शन के बावजूद बर्निंग पेन दे सकती थी। अचानक आसपास की स्पेस वायलेंटली चर्न हो गई। एक बेहद पावरफुल स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन डिस्टॉर्टेड स्पेस से बाहर निकली और सीधे शाओ यान की फ्लक्चुएशन से टकराई। ये टेरिफाइंग क्लैश शाओ यान के लिए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। उसके दिमाग में जोर जोर की बजिंग होने लगी और उसे चक्कर सा आने लगा। शाओ यान ने तुरंत खुद को संभाला और अपनी सोल को पीछे खींचा। साथ ही एक फ्यूरियस रॉर गूंजा। इतना डैमेज पहुंचाने वाला ओपोनेंट कमजोर नहीं हो सकता था। तो तुम वही शाओ क्लैन के यंग फेलो शाओ यान हो। फाली स्पेस से आई उस फेंट आवाज को सुनकर शाओ यान चौंक गया। उसने तुरंत स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन भेजी। तुम कौन हो और मुझ पर अटैक क्यों किया? लगता है मैन हॉर्न ने जो सोल एसेंस कलेक्ट की थी सब तुमने अब्सॉर्ब कर लिया है, वरना परफेक्ट हेवनली स्टेट तक पहुंचना इम्पॉसिबल था। तुम वाकई उस इंसान के लायक हो जिसने मेरे हॉल ऑफ सोल्स को इतनी बार फेलियर दिया है। तुम में शाओ ज़ुआन की स्टाइल झलकती है। मिस्टीरियस वॉइस बिना जवाब दिए धीरे धीरे शाओ यान के दिल में गूंजती रही। तुम हॉल ऑफ सोल्स के चीफ हो। शाओ यान की सोल जोर से कांप उठी। हॉल ऑफ सोल्स में ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वाला सिर्फ वही हो सकता था। मैं तो सोच रहा था प्योर
प्योरीफाइंग डेमोनिक फ्लेम के बर्थ के बाद अकाउंट सेटल करूंगा, लेकिन तुमने उस जगह को पीक करने की हिम्मत कर ली। अब तुम्हें मेरे साथ हॉल ऑफ सोल्स चलना होगा। मेरे हॉल की सोल एसेंस कोई भी एंजॉय नहीं कर सकता। जैसे ही ये इनडिफरेंट वॉइस खत्म हुई, शाओ यान को लगा पूरी स्पेस एक प्रिजन बन गई है, यहाँ तक कि उसकी सोल भी स्लगिश हो गई। तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इंप्रेसिव है, लेकिन अफसोस तुम्हारा एक्चुअल बॉडी बहुत वीक है। स्पेस हिली और आसमान में हजारों फीट की एक जायंट ब्लैक हैंड बनी। वो हाथ सीधे शाओ यान की सोल की तरफ बढ़ा। हुनमे सिंह, अपनी पोजीशन भूल गए क्या? यंगर जनरेशन पर अटैक करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक एल्डरली वॉइस गूंजी। उसी समय एक और इक्वली लार्ज हैंड बनी और दोनों हाथ टकराए। एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल एनर्जी स्टॉर्म फैला और स्पेस रिस्ट्रिक्शन टूट गई। हॉल ऑफ सोल्स के चीफ ने गुस्से से चिल्लाया, ओल्ड घोस्ट, तो तुम भी प्योरीफाइंग डेमोनिक फ्लेम को मॉनिटर कर रहे हो? बूढ़ी आवाज ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं बस ये नहीं चाहता कि वो फ्लेम तुम्हारे हॉल ऑफ सोल्स के हाथ लगे। यहाँ से निकल जाओ। ये शब्द शाओ यान के दिल में गूंजे। उसी समय उसकी सोल को जोर से पुश किया गया। ठंडा जैसी आवाज आई और कुछ ही पलों में उसकी सोल वापस उसके माइंड में लौट आई। उसके माथे पर ठंडा पसीना था। हजारों किलोमीटर दूर एक हरे मैदान में एक गाय शांति से घास खा रही थी। गाय की पीठ पर एक किशोर बैठा था। उसने धीरे से सिर उठाया और उत्तर पश्चिम दिशा में देखा। उसकी साफ आंखों में एक ऐसा एक्सप्रेशन था जैसे उसने दुनिया की हर चीज देख ली हो। उसने हल्की सी आवाज में कहा, डिमोनिक फ्लेम का जन्म अपने आप में एक अर्थ शेकिंग फाइट को जन्म देगा। उसने कोड़ा घुमाया और गाय धीरे धीरे दूर होराइजन की ओर बढ़ गई। एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर शाओ यान ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसका पूरा शरीर कोल्ड स्वेट से भीगा हुआ था। उसकी आंखों में एक गहरी ग्रेव एक्सप्रेशन साफ दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी रोमिंग सोल उसे ले जाकर सीधे हॉल ऑफ सोल्स के उस इल्यूसिव चीफ से मिला देगी। अगर उस समय उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट ने उसकी मदद नहीं की होती तो शाओ यान के लिए वहाँ से एस्केप करना सच में काफी मुश्किल हो जाता। हालांकि स्पिरिचुअल कोलिजन के मामले में शाओ यान हॉल ऑफ सोल्स की चीफ से इंफीरियर नहीं था, लेकिन चीफ की कही हुई बात बिल्कुल सही थी। एक्चुअल स्ट्रेंथ के मामले में शाओ यान और उसके बीच अभी भी बहुत बड़ा गैप मौजूद था। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ शायद जी यान से भी ज्यादा पावरफुल है। शाओ यान ने धीरे धीरे सांस छोड़ी और अपने तेजी से धड़कते दिल को दबाने की कोशिश की। जो कुछ थोड़ी देर पहले हुआ था वो बेहद ज्यादा डेंजरस था। वो व्यक्ति सच में हॉल ऑफ सोल के चीफ कहलाने के पूरी तरह काबिल था। सिर्फ उसकी सोल ही शाओ यान को पूरी तरह हेल्पलेस महसूस कराने के लिए काफी थी। लेकिन वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट आखिर है कौन? मुझे याद नहीं कि मैं किसी इतने पावरफुल व्यक्ति को जानता हूँ। फिर उसने मेरी मदद क्यों की? शाओ यान की भौहें सिकुड़ गईं। इस स्पिरिचुअल टूर के बाद आखिरकार उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि सेंट्रल प्लेन्स के अंदर कितने ज्यादा हिडन एक्सपर्ट्स छिपे हुए हैं। यहाँ तक कि अपनी परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल के साथ भी वो लगभग मिसहैप का शिकार हो गया था। जब वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट मेरी मदद करने को तैयार था तो वो शायद एनिमी नहीं बल्कि फ्रेंड ही होगा। अगर मैं उसकी आइडेंटिटी जान पाऊं तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी हेल्प बन सकता है। शाओ यान की आंखों में हल्की सी चमक दौड़ गई। वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट स्पष्ट रूप से हॉल ऑफ सोल्स चीफ से डरता नहीं था। उनकी क्लैश के दौरान वो किसी भी तरह से डिसएडवांटेज में नहीं पड़ा। यहाँ तक कि शाओ यान ने चीफ की चीफ में हल्का सा फियर भी महसूस किया था। पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत ही कम लोग थे जो हॉल ऑफ सोल्स के चीफ जैसे एक्सपर्ट को डरा सके। शाओ यान ने भौहें सिकोड़कर थोड़ी देर तक सोचा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार उसने सिर हिला दिया। फिर उसने अपना सिर उठाया और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देखा। उसकी काली आंखों के अंदर एक बेहद हॉट फ्लेम नाच उठा। इस स्पिरिचुअल जर्नी से उसे बहुत कुछ हासिल हुआ था। न सिर्फ उसकी मुलाकात हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से हुई थी, बल्कि उसे उस जगह का भी पता चल गया था जहाँ डेमोनिक फ्लेम प्रकट होने वाली थी। वो एक डिस्टॉर्टेड स्पेस था जिसके अंदर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम सील्ड थी। लेकिन जिस तरह हॉल ऑफ सोल्स चीफ और वो मिस्टीरियस एक्सपर्ट वहाँ अपीयर हुए थे, उससे साफ था कि ये पीक एक्सपर्ट्स पहले ही उस जगह को डिटेक्ट कर चुके थे। इसीलिए वो वहाँ गार्ड कर रहे थे। इस बार हॉल ऑफ सोल्स चीफ से सामना करना ऐसा लग रहा था जैसे शाओ यान खुद को पकड़वाने चला गया हो। उस स्पेस की डैमेज्ड कंडीशन देखकर ये साफ है कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम अब ब्रेक फ्री होने वाली है। शायद अगले कुछ ही दिनों में वो इस वर्ल्ड में डिसेंड कर जाएगी। शाओ यान ने धीरे धीरे अपनी हथेलियां रगड़ी। हॉल ऑफ सोल्स चीफ के साथ हुई इस कोलिजन ने उसे उसकी असली स्ट्रेंथ समझा दी थी। मौजूदा शाओ यान अगर फिर से चीफ से भिड़ता तो उसके जीतने की कोई चांस नहीं थी। इसीलिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को हर हाल में हासिल करना जरूरी था। शाओ यान की करंट स्ट्रेंथ सिर्फ तभी तेजी से सोर कर सकती थी अगर वो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को स्वॉलो कर लेता। उस मोमेंट के बाद उसे हॉल ऑफ सोल्स चीफ से डरने की जरूरत ही नहीं रहती। लेकिन हॉल ऑफ सोल्स चीफ के पीछे और भी ज्यादा टेरिफाइंग हुन क्लैन मौजूद था। अगर शाओ यान हॉल ऑफ सोल्स के लोगों से ही नहीं निपट पाया तो वो हुन क्लैन से कैसे क्लैश कर सकता था? आखिरकार इसी फ्राइटनिंग फैक्शन ने उसके एंसेस्टर शाओ श्वान को भी मार डाला था। मुझे हर हाल में प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम हासिल करनी ही होगी। शाओ यान ने अपनी
अपनी मुट्ठी भींच ली। अचानक उसका हाथ उसके फोरहेड को छू गया। उसके दिमाग के अंदर मौजूद वो मिस्टीरियस लाइट क्लस्टर जो उसे एंशिएंट मैप से मिला था, सोल के बॉडी में लौटते ही फिर से शांत हो गया। यहाँ तक कि परफेक्ट हेवनली स्टेट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ भी शाओयान उस लाइट क्लस्टर में एंटर नहीं कर पा रहा था। ये चीज प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस पर रिएक्ट कर रही है। शायद ये वही चीज है जो लेजेंडरी प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट ने पीछे छोड़ी थी, लेकिन आखिर इसका यूज क्या है? शाओयान ने हल्का सा फ्राउन किया। इतनी मेहनत से सारे मैप फ्रैगमेंट्स इकट्ठा किए और बदले में मिला एक ऐसा सीक्रेट जिसे बहुत से लोग पहले से जानते थे। अगर इस लाइट क्लस्टर का कोई और यूज नहीं निकला तो शाओयान को सच में प्यूरिफाइंग डेमोनिक सेंट को पकड़कर खूब गालियां देने का मन कर रहा था। शाओयान ने हेल्पलेस होकर अपना सिर रगड़ा, फिर उसने उन सब थॉट्स को अपने दिल में दबा दिया और खड़ा हो गया। एक थॉट के साथ ही उसके ब्राउ से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर निकली और इकट्ठा होकर एक लाइफ लाइक ह्यूमन फिगर में बदल गई। शाओयान ने सामने खड़े उस स्पिरिचुअल फिगर को देखा। उसका अपीयरेंस बिल्कुल शाओयान जैसा था। उसका चेहरा भी पूरी तरह लाइवली था, न डल न स्लगिश। दूर से देखने पर दोनों बिल्कुल जुड़वा भाई लग रहे थे। शाओयान मुस्कुराया और सामने खड़े शाओयान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ मी। सोल से बना हुआ शाओयान भी मुस्कुराया। उसने भी अपना हाथ बढ़ाया और शाओयान का हाथ थाम लिया। ये सीन बेहद कॉमिकल और थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा था। अरे यहाँ तो सच में दो शाओयान है। आसमान में हल्की सी फ्लक्चुएशन हुई और एक ग्रुप वहाँ अपीयर हुआ। दोनों शाओयान को हाथ पकड़े देखकर सब चौंक गए। जी यान ने सरप्राइज में आवाज निकाली और क्यूरियोसिटी के साथ नीचे आकर दोनों को पकड़कर देखने लगी। एक्चुअल बॉडी जैसा स्पिरिचुअल अवतार, परफेक्ट हेवनली स्टेट सच में अपनी लैपिटेशन के लायक है। स्मॉल पिल टावर के फर्स्ट एल्डर ने धीरे धीरे उतरते हुए कहा, और इसकी स्ट्रेंथ भी ओरिजिनल बॉडी से कम नहीं है। दोनों का कोऑर्डिनेशन परफेक्ट है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ये एक बेहद फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ बना सकते हैं। याओ लॉ ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए मुस्कुरा कर कहा। शाओयान हंसा, उसने हाथ हिलाया और सामने खड़ा स्पिरिचुअल अवतार गायब हो गया। वो वापस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बनकर शाओयान के ब्राउ में समा गया। फंग जुनजेचर ने हंसते हुए कहा, आखिरकार तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। टाइम के हिसाब से प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम जल्द ही वर्ल्ड में अपीयर होने वाली है। अभी लोकेशन क्लियर नहीं है, लेकिन जब वो प्रकट होगी तो वो एक अर्थ शेकिंग इवेंट होगा। शाओयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उसकी लोकेशन पता चल गई है। फंग जुनजेचर का चेहरा चौंक गया। शाओयान ने थोड़ी देर हेजिटेट किया, फिर बोला, मैंने उसे अपनी रोमिंग सोल के दौरान डिस्कवर किया और उसी समय मेरी मुलाकात हॉल ऑफ सोल्स के चीफ से भी हुई। ये सुनते ही मौजूद सभी लोगों के एक्सप्रेशंस बदल गए। कई नजरें सीधे शाओयान पर टिक गईं। हॉल ऑफ सोल्स का चीफ एक बेहद पावरफुल एग्जिस्टेंस था और हॉल ऑफ सोल्स का सबसे मिस्टीरियस व्यक्ति। उसकी स्ट्रेंथ आसमान चीर सकती थी, जमीन फाड़ सकती थी। याओ लॉ ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ था? शाओयान ने संक्षेप में पूरा इंसिडेंट समझा दिया। याओ लॉ ने हल्का सा फ्राउन किया। लगता है हॉल ऑफ सोल्स वाकई प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम को टारगेट कर रहा है। वो पहले से गार्ड कर रहे हैं। उस मिस्टीरियस एक्सपर्ट की आइडेंटिटी मैं भी गेस नहीं कर पा रहा, लेकिन उसने तुम्हारी मदद की है तो वो फ्रेंड ही होगा। शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया। हॉल ऑफ सोल्स चीफ की ज्यादा चिंता मत करो। प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम का जन्म एक अर्थ शेकिंग इवेंट होगा। उस समय एंशिएंट क्लैन जरूर इंटरवीन करेंगे। गो क्लैन भी पीछे नहीं रहेगा। हॉल ऑफ सोल्स चीफ से निपटने के लिए नेचुरली दूसरे एक्सपर्ट्स होंगे। हमें बस सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना है और फ्लेम को सबड्यू करना है। याओ लॉ ने मुट्ठी भींच ली। उसके हाथ में एक जेड बॉटल अपीयर हुई। बॉटल के अंदर पिल क्लाउड घूम रही थी और उसके बीच में एक डार्क रेड मेडिसिनल पिल तैर रही थी। बॉटल से बेहद आइसी कोल्ड ऑरा निकल रही थी, जिसकी वजह से आसपास की हवा में बर्फ के कण गिरने लगे। ये है 9 येन येलो स्प्रन पिल। पिछले 2 महीनों की ट्रेनिंग के दौरान फर्स्ट एल्डर और मैंने मिलकर इसे सक्सेसफुली रिफाइन किया है। शाओयान ने जेड बॉटल ली। ठंड उसके पैरों से सीधे दिल तक पहुंच गई। उसने लंबी सांस छोड़ी और सांस बाहर निकलते ही वो बर्फ की पिलर में बदलकर टूट गई। ये सच में 9 येन येलो स्प्रन पिल है। टीचर और फर्स्ट एल्डर, आप दोनों को ट्रबल देने के लिए धन्यवाद। शाओयान के चेहरे पर खुशी झलक आई। ये एक टियर 9 ट्रेजर पिल थी, जिसे रिफाइन करना दोनों के लिए भी आसान नहीं था। याओ लॉ मुस्कुराया और बोला, अब सब कुछ रेडी है। हमें बस प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम के जन्म का इंतजार करना है। उसे हासिल कर पाएंगे या नहीं, ये फेट पर डिपेंड करता है। आखिरकार पिछली बार भी जब ये फ्लेम वर्ल्ड में आई थी, कोई भी इसे सबड्यू नहीं कर पाया था। शाओयान ने चुपचाप सिर हिलाया। उसे पता था कि इस फ्लेम को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है, लेकिन चाहे जो हो, उसे अपना बेस्ट देना ही था। परफेक्ट हेवनली स्टेट स्पिरिचुअल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अगले कुछ दिनों में शाओयान थोड़ा फ्री हो गया। अलायंसेस के स्पाइस भेजे गए। वो उस लोकेशन पर पहुंचे जिसे शाओयान की सोल ने डिस्कवर किया था और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। बेशक स्काई मैंशन अलायंस अकेला नहीं था। सेंट्रल प्लेन्स के कई एंशिएंट सेक्ट्स और फैक्शंस जो आमतौर पर सामने नहीं आते थे, सबका ध्यान उसी एरिया पर चला गया। प्यूरिफाइंग डेमोनिक फ्लेम की अपीयरेंस ने हर उस फैक्शन को हिला दिया था जिसके पास उसे स्नैच करने की एबिलिटी थी। जो माउंटेन फॉरेस्ट आमतौर पर सुनसान रहता था, अब वहाँ हलचल मच चुकी थी। ये हिडन ऑपरेशंस
मून्स 4 दिन तक चलते रहे। फॉलिंग स्टार पैलेस में एक ऊंचे पेड़ पर बैठा शाओ यान ने अचानक आंखें खोली। उसने सिर उठाकर दूर के आसमान को देखा। अचानक 2 मून्स अपीयर्ड, एक ऊपर एक नीचे। उसी समय आसमान के 9 ब्राइट स्टार्स धीरे धीरे मूव करके सबकी स्टन्ड आंखों के सामने एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन हो गए। 2 मून्स अपीयरिंग टुगेदर, 9 स्टार्स अलाइनिंग, वर्ल्ड टाइड राइजिंग, डेमोनिक फ्लेम डिसेंडिंग, प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस। आखिरकार इसी पल इस वर्ल्ड में डिसेंड हो चुकी थी। और इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को आगे तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर देना। तो दोस्तों, हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखना, सपोर्ट बनाए रखना और हमेशा मस्त रहना।